हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ द मेज क्रॉप। तो जो इसका साइंटिफिक नेम होता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है, वो आपका होता है जिया मेज। और इसकी जो फैमिली होती है वो आपकी ग्रेमिनी या फिर पोएसी होती है। और इसके जो क्रोमोसोम नंबर यानी कि गुणसूत्र संख्या होती है वो आपकी 20 होती है। और साथ ही साथ बात करेंगे इसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में, तो वो है आपका मैक्सिको यानी कि सेंट्रल अमेरिका। अब बात करेंगे जो आपका मक्का है वो कैसा प्लांट है। तो साथियों, जो आपका मक्का है वो आपका एक C4 प्लांट है। और साथ ही साथ जो आपका मेज है डे न्यूट्रल प्लांट है। ओके, यानी कि इसको दिन तटस्थ प्लांट भी कहते हैं। और इसको कहते क्यों है? इसको कहने का कारण इसलिए है क्योंकि मक्के को हम लोग रबी सीजन में भी बोल लेते हैं, खरीफ में भी बोल लेते हैं और आपका जायद सीजन में बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन सीजनों में किस टाइम पे हम लोग मक्के को बोते हैं। तो जो आपका मक्का खरीफ में बोया जाता है, खरीफ में आपका जून से जुलाई में बोया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रबी में आपका मक्का अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है। और नेक्स्ट है आपका जायद वाला मक्का आपका फरवरी से मार्च में बोया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे जो आपका मेज है। मेज आपका इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं क्वीन ऑफ सीरियल, यानी कि अनाजों की रानी। किसको कहते हैं हम लोग? मक्का को कहते हैं। मक्का आपका ज्यादा पानी भी होगा खेत में तब भी हानिकारक होगा, और कम पानी होगा तब भी हानिकारक होगा। यानी कि मकई को ना तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और ना ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए कहते हैं जो आपका मेज है सेंसिटिव किसके लिए? ना ही आपका ज्यादा मतलब कि मोर इरिगेशन, यानी कि आपका ज्यादा जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो, और ना ही वाटर स्ट्रेस यानी कि ज्यादा वहां पे मतलब पानी की कमी भी ना हो। उस कंडीशन में हम लोग मक्का को बोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। जैसे कि पहला फैक्ट जो है कह रहा है कि मेज इज द मिरेकल क्रॉप ऑफ एंड पॉसेस हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल अमंग द सीरियल क्रॉप। यानी कि जो मक्का है उसको हम लोग मिरेकल क्रॉप भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सीरियल्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने की क्षमता है, यानी अनाजों में सबसे ज्यादा इसके अंदर उत्पादन करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट इज आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स, यानी कि इसको हम लोग अनाजों की रानी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका मकई होता है, मक्का होता है, मक्का का जो दाना होता है वो पीला रंग का क्यों होता है? तो वो साथी में होता है आपका क्रिप्टोजेंथिन के कारण। यानी कि कह रहा है इन इमेज येलो कलर, जो आपका मकई का येलो कलर होता है यानी कि पीला कलर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो आपका होता है क्रिप्टोजेंथिन के कारण। नेक्स्ट बात करेंगे मेज इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, यानी कि मक्का जो है आपका किसके प्रति संवेदनशील है? तो आपका जल भराव के भी प्रति संवेदनशील है और सूखे के प्रति, यानी कि ज्यादा सूखा होगा तब भी आपका पौधा मर जाएगा। और जल भराव यानी कि आपका जब मकई के खेत में 2 दिन से अधिक 2 डेज से अधिक आपका वाटर लॉगिंग रहेगा तो आपकी ईल्ड में यानी कि उत्पादन में 20% का रिडक्शन हो जाएगा। ओके, यानी कि 20% आपके उत्पादन में कमी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका मेज है। मेज कैसा है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है या क्रॉस पॉलिनेटेड? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा मक्का एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि मकई आपकी एक परपरागित फसल है। क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज ड्यू टू प्रोटो एंट्री। अब यहाँ पे ये प्रोटो एंट्री क्या होता है? तो साथियों, प्रोटो एंट्री का मतलब होता है जिसमें आपका मेल मैच्योर, यानी कि जिसमें आपका पहले मेल मैच्योर होता है उसको कहते हैं प्रोटो एंट्री, और जिसमें आपका पहले फीमेल मैच्योर होता है तो उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। जैसा कि मकई में आप लोग देखते होंगे कि पहले सबसे पहले जीरा निकलता होगा और आपका
जीरा मैच्योर होता है, यानी कि मक्का का पौधा तैयार होता है तो सबसे पहले क्या मकई में जीरा निकलता है, और जीरे को ही हम लोग साइंटिफिक टर्म में क्या बोल देते हैं, टेसर। ओके, और जो आपका बाजरा होता है, बाजरा में सबसे पहले आपकी फीमेल मैच्योर होती है, इसीलिए उसमें आपकी प्रोटोगाइनिक कंडीशन पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका रबी है, रबी सीजन में सबसे ज्यादा मकई का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कहाँ किया जा रहा है, तो भारत में मकई का रबी सीजन में सबसे ज्यादा उत्पादन आपका बिहार में किया जाता है। ओके, रबी मेज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन आपका बिहार, यानी कि बिहार में आपका सबसे ज्यादा रबी का प्रोडक्शन रबी सीजन में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है वाइट बर्ड इन मेज, जो आपका वाइट बर्ड यानी कि जो आपकी एपिकल वुड होती है, यानी कि नई जो पत्तियां मतलब आपकी निकल रही होती है, एपिकल लीव्स निकल रही होती है, उस पे देख रहे होंगे कभी कभी आप लोगों ने देखा वाइट वाइट यानी कि सफेद रंग के धब्बे आपको दिखाई पड़ते होंगे, तो वो साथियों होता है आपका जिंक की कमी के कारण होता है। जैसा कि कह रहे हैं व्हाइट बर्ड इन मेज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मेज, द एपिकल लीव्स बिकम व्हाइट। ओके, नेक्स्ट है संगम गंगा सफेद आर दी हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, जो आपकी एक संगम है और एक गंगा वैरायटी है, ये आपकी एक हाइब्रिड वैरायटी है, किसकी है, आपकी मेज की। नेक्स्ट बात करेंगे मकई जो है, मकई में आपकी देसी यानी कि कंपोजिट वैरायटी और साथ ही साथ संकुल यानी कि हाइब्रिड वैरायटी यानी कि हाइब्रिड वैरायटी, दोनों वैरायटी आपकी बोई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे मेज कंपोजिट रिकमेंडेड फॉर रबी सोइंग इज, यानी कि रबी सोइंग के लिए यानी कि रबी सीजन में बोने के लिए हम लोग कौन सी वैरायटी ले रहे हैं, तो धावल, पंचगंगा, नेक्स्ट है आपका त्रिशूल लता, यानी कि ये तीन वैरायटी हैं जिनको हम लोग रबी सीजन में बोते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर मेज क्रॉप, यानी कि कितनी एक हेक्टेयर में प्लांट पॉपुलेशन यानी कि प्लांट की संख्या होगी आपके एक हेक्टेयर में, तो वो रहती है हमेशा 65,000 से लेकर के 70,000, यानी कि आपकी हो गई खरीफ सीजन की, और जो रबी सीजन की है वो नंबर ऑफ प्लांट जो रहेंगे आपके 85,000 से लेकर के 1,00,000। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द मीट, जो आपका ये क्लासिफिकेशन दिया गया था मक्का का, वो बेस्ड ऑन इंडोस्पर्म दिया गया था, और इसको दिया था स्वेट वेल्ड ने। ओके, इसमें दिया था इसको, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इंडोस्पर्म, वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था स्वेट वेल्ड, SHURT वेल्ड, यानी कि किस आधार पर दिया था इन्होंने, बेस्ड ऑन इंडोस्पर्म। ओके, यानी कि बेस्ड ऑन इंडोस्पर्म के आधार पे इन्होंने क्लासिफिकेशन इसका किया था। तो जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला जो इसका है सॉफ्ट कॉर्न, यानी कि जो आपका सॉफ्ट कॉर्न है उसका जो आपका साइंटिफिक नेम है जियामेज एम्बलेसिया, और जो आपका सॉफ्ट कॉर्न कल्टीवेटेड किया जाता है ये आपका अधिकतर किया जाता है कहाँ पे, USA में। ओके, नेक्स्ट है वेसिकॉर्न, जिसका साइंटिफिक नेम है जियामेज सेटिनाटा। ओके, नेक्स्ट है इसमें जो ये इसका जो कल्टीवेशन किया जा रहा है वो आपका स्टार्च पर्पज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोड कांड का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है जियामेज ट्यूनिकाटा। ओके, इसमें इसका जो है आपका ये आपका हस्बलेस आपकी टाइप आपकी मतलब टाइप की वैरायटी। नेक्स्ट है फ्लिंट कार्ड का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है जियामेज इंडुराटा, ये आपकी मोस्टली इंडिया में कल्टीवेटेड किया जाता है। कौन सी की जाती है आपकी इंडिया में कल्टीवेटेड है, फ्लिंट कार्ड, यानी कि जियामेज इंडुराटा। नेक्स्ट है आपकी डेंट कॉर्न, यानी कि जियामेज इंडेंटाटा, ये भी आपकी USA में कल्टीवेटेड की जाती है। नेक्स्ट बची आपकी पॉपकॉर्न, इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है जियामेज एवर्टा, ये आपकी पॉप यानी कि फ्लैक्स और चिप्स के लिए मतलब आपकी यूज की जाती है। नेक्स्ट है आपकी स्वीट कॉर्न, यानी कि जियामेज सेक्राटा, यानी कि इसका जो यूज किया जाता है फॉर द कैनिंग, यानी कि इसका डिब्बा बंदी में अधिकतर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन और एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड में जो इसका साथियों सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रोवर एरिया, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा एरिया में नंबर 1 स्थान पे आपका है चाइना, और नेक्स्ट है आपका USA। बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी कि लार्जेस्ट उत्पादक में नंबर 1 पे जो आपका है कौन है, USA है, बट नेक्स्ट नंबर पे क्या आ जाता है आपका चाइना।
यानी कि एरिया में तो सबसे ज्यादा आपका चाइना है, उसके बाद आ जाता है आपका यूएसए, बट प्रोड्यूसर में यूएसए आपका नंबर 1 है और आपका चाइना सेकंड पे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इंडिया में। इंडिया में जो आपका सबसे ज्यादा एरिया है वो एरिया आपका है कहां पे, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आपका कर्नाटका सेकंड नंबर पे आता है। जबकि प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा आपका एमपी है, उसके बाद कर्नाटका है और उसके बाद आपका बिहार है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा एवरेज प्रोडक्टिविटी किस स्टेट की है, तो जो एवरेज प्रोडक्टिविटी साथियों आ रही है वो आपकी है आंध्र प्रदेश की। ओके, अब बात करते हैं मेज गेन, मतलब जो आपका मेज का दाना होता है उसमें आपका 4% ऑयल, यानी कि आपका जो मकई का दाना होता है उसमें आपका 4% ऑयल और आपका 10% प्रोटीन और आपका 70% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे जो मेज प्रोटीन यानी कि जो मकई की प्रोटीन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जो आपकी मक्का की प्रोटीन होती है उसको हम लोग जेन कहते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे इसकी डिफिशियंसी, और इसमें आपकी डिफिशियंसी पाई जाती है टेट्रोफेन की, और किसके साथ पाई जाती है आपकी लाइसिन, यानी कि जो मकई है मकई के दानों में टेट्रोफेन एंड लाइसिन की साथ ही साथ डिफिशियंसी भी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे C4 प्लांट है आपका, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और ये आपका नॉन ड्रिलिंग सीरियस क्रॉप है, यानी कि मकई के पौधे में क्या गिल्ले निकलते हुए आप लोगों ने देखे नहीं देखे, इसीलिए जो आपका मक्का का पौधा है वो आपका एक नॉन टिलर प्लांट है। ओके, नेक्स्ट है मेज इज यूजुअली मोनोसियस, यानी कि मक्का कैसा है मोनोसियस, यानी कि एक लिंगी पौधा है, यानी कि एक ही पौधे में दोनों लिंग प्रेजेंट है, और साथ ही साथ इसमें पॉलिनेशन कैसा हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। मोनोसियस प्लांट भी है और साथ ही साथ इसमें जो पॉलिनेशन हो जाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट कह रहा है क्रॉस पॉलिनेशन मेन ड्यू, आपको मैंने बता दिया है कि मक्का में हमेशा आपका प्रोटोगैंड्री याद रखना है और बाजरा में हमेशा आपको प्रोटोगाइनी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है सेमिनल रूट प्रेजेंट इन मेज टू नॉरिश सीडलिंग प्लांट, यानी कि जो आपकी मक्का में 3 प्रकार की रूट होती है। पहली कौन सी होगी, ब्रेस रूट, दूसरी होती है आपकी क्राउन रूट, तीसरी होती है सीडलिंग रूट। ब्रेस रूट को आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे कि जो आपका मकई होता है, मकई का पौधा थोड़ा ऊपर देखते हो, फिर साइड से जो आपकी जड़ें निकली होती है ऊपर में देखते हो, जैसे ये स्टेम में जड़ें निकली होती है, तो उन्हीं को लोग बोल देते हैं ब्रेस रूट। ओके, नेक्स्ट इसके जो नीचे जाओगे यहाँ पे होती है क्राउन टाइप का बना लेती है, और जो आपका नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराती है सीडलिंग प्लांट को, उसको कह देते हैं हम लोग है सेमिनल रूट। ओके, नेक्स्ट है मेज जो है, यानी कि मकई मैंने आपको बताया था, मेज इज हाईली सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशील है, किसके लिए, बोथ यानी कि दोनों के लिए, वाटर लॉगिंग एंड वाटर स्ट्रेस, यानी कि जो आपका मकई है, यानी कि आप लोग देखते होंगे, यानी कि जिनके पिताजी किसान होंगे, यानी कि देखते होंगे कि पापा बहुत लिमिटेड मात्रा में पानी लगाते होंगे, यानी कि आपके खेत में, मक्का के खेत में कभी पानी स्टोर नहीं होता, और आपका अगर पानी स्टोर हो जाता होगा तो पूरी आपकी मकई की फसल खराब हो जाती है, और अगर आप मकई को टाइमली इरिगेशन नहीं भी देंगे तब भी आपकी मकई खराब हो जाएगी, यानी कि मक्का खराब हो जाएगी। तो इसीलिए जो आपकी मेज है सेंसिटिव है बोथ फॉर द वाटर लॉगिंग एंड वाटर स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कह रहा है इन दी पर्सन, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कॉन्टिन्यूअस मकई का सेवन करेगा तो उसमें आपका एक पेलाग्रा नाम की बीमारी हो जाती है, यानी कि बराबर मक्का का सेवन करने से मनुष्य में पेलाग्रा नाम डिजीज की बीमारी हो जाती है, यानी कि बीमारी हो जाती है। देख लेते हैं इन अ पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होली डिपेंड, यानी कि पूरा डिपेंड है किस पे, मक्का पे, ऑन द मेज लीड टू ए डिजीज, यानी कि उसको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है, पेलाग्रा। टू लो कंटेंट ऑफ, क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें आपका लो कंटेंट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, यानी कि मक्का में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लो मात्रा में पाया जाता है, जिसकी कमी से आपका मनुष्यों में, यानी कि उस पर्सन में जो बराबर मक्का का सेवन कर रहा है उसको पेलाग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। ओके, इसमें नियासिन एंड टेट्रोफेन इनमेट, यानी कि इसमें आपका नियासिन और टेट्रोफेन की कमी होती है, वो आपको पता है। नेक्स्ट है जो कह रहा है कि आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो आपका सिंगल
क्रॉस टेक्निक दिया था, वो दिया था 19 यानी कि 1910 में ईएम ईस्ट ने और सल ने। और नेक्स्ट जो आपका डबल क्रॉस टेक्निक दिया था यानी कि डीएफ जोन्स ने, और डबल क्रॉस टेक्निक आपका दिया गया था 1912 में, यानी कि 1912 में आपका डीएफ जोन्स ने डबल क्रॉस टेक्निक दिया था और ईएम ईस्ट ने आपका 1910 में सिंगल क्रॉस टेक्निक दिया था। आइडिया ऑफ हाइब्रिड वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय ईएम ईस्ट एंड सल, यानी कि ईएम ईस्ट और सल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिंगल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक दिया। कब दिया था? 19 यानी कि 1910 में दिया था। नेक्स्ट है डीएफ जोन्स, एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1912 में प्रपोज्ड द यूज ऑफ डबल क्रॉस टेक्निक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, यानी कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए डबल क्रॉस टेक्निक। मोस्टली जो आपकी इंडिया में है डबल क्रॉस टेक्निक से ही आपका सीड का प्रोडक्शन होता है। एट द प्रेजेंट मोस्टली डबल क्रॉस टेक्निक आर यूज्ड इन इंडिया। ओके, और जो आपका रबी सीजन की सबसे ज्यादा मक्का बोई जाती है वो आपकी बिहार में बोई जाती है। अब बात करते हैं बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मेज में आपकी 3 प्रकार की रूट पाई जाती है। पहली आपकी हो गई ब्रेस रूट, दूसरी हो गई क्राउन रूट और तीसरी हो गई आपकी सेमिनल रूट। आप लोगों को सेमिनल का तो पता ही होगा, जो आपकी सीडलिंग को नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि नोरिश प्रोवाइड कराती है, वो आपकी होती है सेमिनल। जैसे कि आप लोगों ने मेज का ये प्लांट हो गया, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ। अब मान लो ये ऊपर का भाग देखते हो और ऊपर में क्या होता होगा कि ऐसे करके आपकी जड़ी निकली होती है। सब लोगों ने देखा होगा ऐसे करके जड़ी निकली होती है, एक छोड़ के नोट छोड़ के दूसरी नोट पे, फिर ऐसे आप लोगों ने देखी होगी जड़ निकली होती है कि नहीं होती? सब लोगों ने देखी। उसके बाद देखते होंगे ऊपर टाइप की क्राउन टाइप से होती है, यहाँ फैली होती है। नेक्स्ट होती है यहाँ से लेकर के ऐसे नीचे से। तो जो ये क्राउन टाइप का बना लेती है यहाँ पे, ये वाली तो क्राउन रूट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्राउन रूट। ये वाली जो है इनको कहते हैं सेमिनल रूट। नेक्स्ट ये वाली जो है इनको कहते हैं ब्रेस। ओके, इनको कहते हैं ब्रेस। यानी कि जो आपका सेमिनल रूट है वो आपकी सीडलिंग को, यानी कि सीडलिंग प्लांट को क्या प्रोवाइड कराती है? नोरिश प्रोवाइड कराती है। इतना क्लियर हो गया। इनका क्या काम होता है? जो ब्रेस रूट है देखते हो कि वो निकली होती है और जमीन में अच्छे से धसी होती है, यानी कि वो पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, यानी कि वो पौधे को गिरने नहीं देती। यानी कि ब्रेस रूट का जो काम होता है प्लांट को अच्छे से मिट्टी में जकड़ के पकड़ के रखना, तो ये आपका ब्रेस रूट का काम होता है। अब देखिए दी रूट सिस्टम ऑफ मेज इज फाइब्रस एंड डीप रूटेड सिस्टम, यानी कि जो मक्के में आपकी कैसी रूट पाई जा रही, फाइब्रस भी पाई जा रही है और साथ ही साथ डीप रूटेड सिस्टम भी। नेक्स्ट कह रहा है इट इज यूजुअली वेल डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि 3 प्रकार से होती है, सेमिनल, क्राउन एंड आपका ब्रेस। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे मेज इज द नॉर्मली मोनोसियस प्लांट हैविंग 2 टाइप इन्फ्लोरेसेंस, फीमेल एंड मेल। सभी को पता है कि मक्के में ऊपर पाया जाता है आपका जीरा, जिसको हम लोग बोल देते हैं टेसल, यानी कि जो जीरा है वो, उसको साइंटिफिक टर्म में हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेसल। वो आपका मक्के में मेल पार्ट हो जाता है, जबकि देखते हुए पोड यानी कि मूंछें निकलती होंगी, नई नई सिल्क निकलती होंगी, यानी कि जो मूंछें होती है, जो पोड कॉप निकलता है, उसको हम लोग बोल देते हैं साइंटिफिक टर्म में सिल्क, यानी कि वो आपका मकई का फीमेल पार्ट हो जाता है। और सभी लोगों ने देखा होगा कि मक्का में सबसे पहले आपका जीरा निकलता है, यानी कि मेल पार्ट निकलता है, इसीलिए आपका मेज में कैसा कंडीशन पाई जा रही है? पॉली एंडस कंडीशन पाई जाती है। ओके, कह रहा है द मेल फ्लावर आर बोर्न इन क्लस्टर। जो आपका मेल फ्लावर होता है क्लस्टर यानी कि गुच्छे में होता है। क्या आपने जीरे को देखा है गुच्छे में? क्लस्टर, ट्रसल, यानी कि जो आपका जीरा होता है कैसे होता है? गुच्छे में होता है। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ द एंड ऑफ स्टेम, यानी कि जो स्टेम आपका तना ऊपर टॉप से खत्म होता है, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जीरा निकलता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है द फीमेल फ्लावर सिल्क, यानी कि जो फीमेल यानी फीमेल का फ्लावर होता है सिल्क, यानी मूंछें निकलती कि नहीं निकलती, आर बोर्न इनसाइड द यंग कॉप, यानी कि यंग कॉप भुट्टा देखते होंगे, जब नया भुट्टा निकलता होगा तो उसमें मूंछें वगैरह भी निकलती होंगी, सिल्क, यानी कि इसको हम लोग बोल देते हैं फीमेल पार्ट।
विच स्टाइल इज वेरी लॉन्ग, यानी कि इसमें देखते हो मूछें पतली पतली अंदर हर दाने से जुड़ती है, यानी कि दाने हर एक दाने से आपकी मूछें जुड़ रही होंगी। विच स्टाइल इज वेरी लॉन्ग, सिल्क यानी सिल्की टाइप में होती है, फिलामेंट्स ऑफ द क्लस्टर, यानी कि जो मूछें भी होती है वो भी आपकी क्लस्टर यानी कि गुच्छे में होती है, ऑफ द विच नोन एज द सिल्क। ओके, नेक्स्ट है मेज इज यूजुअली ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ड्यू टू द पॉलीएंड्रस एंड मोनोसियस ऑफ द नेचर प्लांट, यानी कि आपका मोनोसियस नेचर का पौधा है और इसमें कौन सी कंडीशन पाई जा रही है, पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। साथ ही साथ मेज कैनाल इज अ वन सीडेड फ्रूट, यानी कि इसमें एक ही कॉप निकल रहा है और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साथ ही साथ कारियोप्सिस बोल देते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं किसको हम लोग बोल दे रहे हैं, ये जैसे होता है। अब इसमें सबसे पहले देखते होंगे आप लोग कि जो मक्का होता है, मकई में सबसे पहले आपका क्या निकलता है, जीरा निकलता है। जीरा निकलता है कि नहीं निकलता है, जीरा निकलता है। तो जो मकई का मेल पार्ट होगा वो कहलाता है टेसर। ओके, और ये भी क्लस्टर में होता है आपका। फिर देखते हैं कुछ दिन बाद ही आपकी ये निकलती है नई नई, यानी मुलायम मुलायम सी मूछें वगैरह होती है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, ये भी आपका क्लस्टर में गुच्छा में होता है। अब इसको हम लोग बोल देते हैं सिल्क, यानी कि मक्का का जो फीमेल पार्ट होगा वो आपका होगा सिल्क, और नेक्स्ट जो आपका मेल पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे टेसर। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉइल एंड पीएच, यानी कि कैसी सॉइल चाहिए। अधिकतर जो भी क्रॉप्स होती हैं अपने एग्रीकल्चर में उनको बलुई दोमट यानी सैंडी लोम सॉइल की अधिकतर आवश्यकता होती है। जो आपका मकई का प्लांट होता है यानी मेज प्लांट होता है, इसको कितने पीएच की आवश्यकता होती है, तो साथियों इसको कितने पीएच की आवश्यकता होती है वो आपका होता है 5.5 से लेकर के 7.5 तक हम लोग मक्का को उस कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। तो देखते हैं मेज इज द बेस्ट एडॉप्टेड टू वेल ड्रेनेज, यानी कि कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए, यानी कि जिस ऐसे खेत में हम लोग मक्का को बोएंगे जिसमें आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकास का सिस्टम सबसे अच्छा हो। नेक्स्ट बात करेंगे सैंडी लोम टू सिल्की लोम सॉइल। मैंने आपको बताया था अधिकतर जो भी क्रॉप्स होती है उनको हम लोग लोमी सॉइल यानी कि सैंडी लोम से सिल्की लोम सॉइल में हम लोग ग्रो कर सकते हैं मक्का को आराम से। अब इसका जो पीएच होता है 5.5 से लेकर के 7.5 तक हम लोग ग्रो कर सकते हैं। अब बात करेंगे टेम्परेचर यानी कि तापमान, तो इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि इसका जो देखिए पहली बात तो सभी को पता होगा कि मक्का तो वैसे तो मोस्टली आपका खरीफ सीजन का क्रॉप है, खरीफ सीजन का क्रॉप है, तो आपका जो मेज है एक वार्म वेदर कंडीशन का पहली बात तो क्रॉप हो गया। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन के लिए जो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा वो आपका कितना रहेगा 21, यानी कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो रहेगा किसके लिए, फॉर दिस यानी कि जर्मिनेशन के टाइम रहना चाहिए। बट ग्रोथ यानी कि जो आपका ग्रोथ के लिए जो पौधे के लिए जरूरत होगा टेम्परेचर वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दी ग्रोथ। ओके, अब बात करेंगे मिनिमम जो टेम्परेचर आपके प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है वो आपका होता है 8 से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो आपका रिक्वायर्ड होगा ऑप्टिमम 32 से 35, और आपका मैक्सिमम में जो आपका रिक्वायर्ड होता है 40 से लेकर के 44 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब बात करेंगे स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन, यानी कि मकई के पौधे के लिए कितनी स्पेसिंग और कितनी प्लांट पॉपुलेशन होगी। तो खरीफ सीजन के लिए जो आपकी स्पेसिंग रिक्वायर्ड होती है वो आपकी रिक्वायर्ड होती है 60x20 प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो, और इसमें आपके 65 से 70,000 प्लांट लगेंगे। नेक्स्ट है रबी सीजन में जो आपकी प्लांट पॉपुलेशन रिक्वायर्ड होती है 50x20 सेंटीमीटर, इसमें जो आपका प्लांट्स लगेंगे 80 से लेकर के 1 लाख। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सीड रेट यानी कि बीज दर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को देखा होगा कि देसी मक्का एक अलग होती है, हाइब्रिड अलग होती है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग चारे के लिए अगर बोते हैं, कुछ लोग चारे के लिए भी बोते हैं, तो उसमें आपका सीड रेट अलग पड़ेगा। जो आपकी देसी मक्का होती है उसकी जो आपकी बीज दर होती है वो होती है आपकी 15 से लेकर के 20 kg पर हेक्टेयर। ओके, समथिंग 1 बीघे में जो आपका बीज डाला जाता है हाइब्रिड मक्का का वो होता है आपका 5 kg। ओके, तो ऐसे आपका 1 हेक्टेयर के लिए हाइब्रिड का सीड रेट हो जाता है 20 kg। अब यहाँ पे देखते हैं खरीफ सीजन में जो अपने को सीड रिक्वायर्ड यानी कि जो आपको सीड जरूरत है वो अपने को जरूरत 15 से लेकर के 20 kg। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिट यानी कि जो देसी मक्का जरूरत हो रही अपने को है 18 से लेकर के 20 kg।
नेट हाइब्रिड के लिए 25 केजी हम लोग डालेंगे, जबकि फॉडर यानी कि चारे के लिए जब भी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, चारे की प्रोडक्शन के लिए अपने को 40 से लेकर के 50 केजी तक सीड रेट की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इरिगेशन। पहले बात कर लेते हैं कि जब हम लोग मक्का को बोते हैं यानी कि सोइंग, तो किस दिशा की तरफ करना चाहिए। तो कह रहा है इस मेज इज सोइंग, यानी कि जब आप यदि आप यानी कि मक्का को बो रहे हैं, यानी कि मकई को जब आप बो रहे हैं तो किस दिशा में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बोना चाहिए। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन बोने का रीजन होता है यानी कि सनलाइट, यानी कि सनलाइट डायरेक्ट प्लांट को मिले, जिससे आपका प्रोडक्शन उत्पादक बढ़ जाए। कह रहा है इफ मेज इज गोइंग इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, जब आप बो रहे हैं किसको, मक्का को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, इट हेल्प्स यानी कि मदद कर रहा है किसमें, अगर द ग्रेन प्रोडक्टिविटी यानी कि ग्रेन यानी कि दाने की प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ा दे रहा है। कैसे बढ़े, क्योंकि उसको प्लांट को अच्छे से सनलाइट मिल जा रही है, यानी कि प्रकाश अच्छे से मिल जा रहा है। नेक्स्ट बात करें वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि मकई को कितने mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मक्का का जो आपका पौधा है उसको 500 से लेकर के 800 mm वाटर रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद करेंगे मेज रिक्वायर्ड वार्म वेदर कंडीशन फॉर हार्वेस्ट, यानी कि जब मक्का वैसे भी आपको वार्म वेदर कंडीशन का ही आपका पौधा है। ओके, नेक्स्ट है मेज क्रॉप सेंसिटिव टू बोथ, मैंने ये भी आपको बता दिया है। स्ट्रेस यानी कि ज्यादा उसको मतलब पानी में मिलेगा दिक्कत है, कम पानी में मिलेगा तब भी दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट है आपका मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इरिगेशन, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी मक्के के पौधे में जब मुझे बहुत जरूरी होगा पानी देने के लिए। तो पहली होती है टेसलिंग स्टेज, यानी कि जब आपकी जीरा निकल रहा हो, मकई के खेत में जब आपका जीरा निकल रहा हो तब आपको पानी देने की बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट होता है सिल्किंग, यानी कि जब आपकी मक्का के खेत में मूछें निकल रही होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे दिस स्टेज वाटर कैन शॉर्टेज फॉर 2 days कैन रिड्यूस ये अप टू 20%, यानी कि अगर इन कंडीशनों पे मैंने इरिगेशन नहीं कर पाया तो आपका 20% पेज का रिडक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि खाद एंड उर्वरक की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग खेत होने से पहले फार्म यार्ड मैन्योर का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका रिक्वायर्ड होगा 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। फिर इसमें जो आपका NPK का रेशियो रहेगा, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का, तो 120 इंटू 120 रेशियो 60 रेशियो 40, यानी कि 120 kg आपका नाइट्रोजन, 60 kg आपका फास्फोरस और 40 kg आपका पोटास की रिक्वायरमेंट होगी आपके पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिटिकल स्टेज ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन को हम प्लांट्स को कब देंगे। तो पहला तो लिखा होगा आपका जर्मिनेशन स्टेज, दूसरा आप लोगों को खुद ही पता होगा जब आपके घुटने तक मक्का आ जाती है तब आप लोग खुद ही खाद डालने जाते हैं, यानी कि जब आपका नी स्टेज यानी कि जब आपका घुटने तक मक्का का पौधा हो जाता है तब आप लोग खाद डालने जाते हैं। और तीसरा जो होता है आपका टेस्लिंग, यानी कि जब जीरा निकलने का टाइम होता है उससे पहले आपके पिताजी लोग खाद डालने जाते हैं। यानी कि क्रिटिकल स्टेज आप मतलब नाइट्रोजन के लिए पहला तो जर्मिनेशन, यानी कि जब जर्मिनेशन कर रहा होता तब देते हैं। नेक्स्ट देते हैं हम लोग कब है, नी स्टेज, यानी कि जब आपका मक्का का पौधा घुटने के स्टेज तक घुटने तक आ जाता है तब देते हैं। और नेक्स्ट देते हैं हम लोग है टेस्लिंग, यानी कि जब आपके प्लांट्स में जीरे निकलने होते तब हम लोग देते हैं। ओके, नेक्स्ट देते हैं वैरायटी नंबर, यानी कि वैरायटी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1961 यानी कि 1961 में फर्स्ट टाइम इंडिया में आपकी हाइब्रिड का प्रोडक्शन किया गया था, डबल क्रॉस हाइब्रिड पर रिलीज। उस वैरायटी का जो आपका नाम था गंगा 101, गंगा 1, डेक्कन एंड रंजीत। ओके, डबल क्रॉस टेक्निक के द्वारा ये आपके गंगा 101, डेक्कन और आपकी रंजीत नाम वैरायटी आपकी डेवलप की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे टॉप क्रॉस वैरायटी जो आपकी है गंगा 2 एंड आपकी हाई स्टार, यानी कि जो आपकी टॉप क्रॉस वैरायटी है आपकी हाई स्टार और आपकी गंगा 2। नेक्स्ट बात करेंगे 1967 में 6 कंपोजिट वैरायटी बनी, यानी कि जो आपकी 1967 में आपकी 6 कंपोजिट वैरायटी आपकी रिलीज की गई थी। पहले थी विक्रम, विजय, अंबर, कृष्णा, जवाहर एंड सोनू। नेक्स्ट बात करेंगे 1971 में लाइसिन रिच ओपेक 2 कंपोजिट प्रोटीन, जिसमें आपका 4%, वैसे तो आपकी मकई में लाइसिन की डिफिशियंसी पाई जाती है, बट इसमें आपका एक वैरायटी है शक्ति एंड रतन, शक्ति और रतन में आपकी 4% आपकी लाइसिन भी
पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी वैरायटी, यानी कि इसमें जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी है, और साथ ही साथ बात करेंगे कंपोजिट वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी आपकी जैसे गंगा 11, गंगा 2, गंगा सफेद, संगम, डेक्कन 103, पारस, सरताज, डेक्कन, प्रकाश, ये आपकी जितनी भी है ये आपकी हाइब्रिड वैरायटी। अब नीचे देखते हैं कंपोजिट, यानी कि धौल, पंचगंगा, ठीक, प्रभात, प्रताप, पूषा, एक दो, नवजोत, गौरव, माही, कंचन, ये आपकी कैसी हो गई कंपोजिट वैरायटी है। और साथ ही में एक सिंथेटिक वैरायटी है जिसका नाम है आपकी अंबर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वीड मैनेजमेंट, यानी कि जो आपके मकई के खेत में कौन कौन से आपके वीड उगाते हैं, जो अपने मक्का के खेत में उगने से मतलब कि प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो पहला जो आपका वीड है सोरगम हेल्पेंस। ओके, नेक्स्ट है साइनोलोन डेक्टोलोन, नेक्स्ट है आपका ट्राइथेमिया, नेक्स्ट है आपका ओर्टुला कास्टिंग, ओर्टुला का कास्टिंग। अब इसके कंट्रोल के लिए सभी को पता होगा, आप लोग अधिकतर मेज के खेत में यानी कि मक्का के खेत में अल्ट्राजीन का यूज करते हैं, यानी कि खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए अधिकतर जो आपका मक्का में होता है अल्ट्राजीन का यूज किया जाता है, वो भी आपका 2 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसके मेजर इंसेक्ट के बारे में, मेजर और इंसेक्ट एंड डिजीज के बारे में। तो इसमें देखो आपका स्टेम बोरर लग जाता है, सूट बग लग जाता है, पिंक स्टेम बोरर लग जाता है और मेज स्टेम फ्लाई लग जाता है। तो जो आपका स्टेम बोरर है उसका यानी कि उसका जूलॉजिकल जो नेम है काइलोपाइटलस, नेक्स्ट आपका सूट बोरर पेरीग्रेनिस मैंडिस, और आपका पिंक स्टेम बोरर जो आपका सिस्मिया इंडिफेरेंस, मेज आपका मीट सूट फ्लाई है, इसका जो आपका नाम है थाइगोना ओरेंथेरिस। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेजर डिजीज के बारे में, यानी कि जो भी इसमें मुख्य आपके रोग लग जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो आपका मकई में डिजीज लगती है चारकोल टॉप, डाउनी मिल्ड्यू, हेड स्प्रेड एंड लीफ ब्लाइट। जो आपका चारकोल टॉप है उसके पैथोजन का नाम है माइकोपोमिया फैलियोलिना। ओके, नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू, फर्नोस्क्लेरोस्पोरा फिलीपींस। ओके, नेक्स्ट है हेड स्पैरोथीकम फैसियोलिना, नेक्स्ट है आपका लीफ ब्लाइट हेलमेंथोस्पोरियम माइनस। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हार्वेस्टिंग एंड एज के बारे में, यानी कि मेज का हम लोग हार्वेस्टेड एट 25% मॉइस्चर, यानी कि जब हम लोग मक्का की कटिंग कब कर रहे हैं, यानी कि जब आपके दाने में 20 से 25% आपका मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तब हम लोग मक्का की कटिंग कर लेते हैं। अब बात करेंगे कि हाइब्रिड में आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है 5 से लेकर के 6 क्विंटल होता है, यानी कि जो आपकी जो आपका हाइब्रिड है, हाइब्रिड में आपका 5 से लेकर के 6 टन प्रोडक्शन हो रहा है पर हेक्टेयर अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कंपोजिट में जो आपकी इरिगेटेड कंडीशन में बोई जा रही है 4.5 से लेकर के 5 क्विंटल, जबकि जो आपकी रैन फिट कंडीशन में होगी, जो आपकी रैन फिट कंडीशन में होगी उसमें आपका जो प्रोडक्शन होगा यानी कि 2.5 से लेकर के 3 टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका चारे का प्रोडक्शन होगा 1 हेक्टेयर में, जो आपका 30 से लेकर के 40 टन चारे का आपका प्रोडक्शन होगा, और जो आपकी एवरेज यील्ड है इंडिया में वो आपकी 2.7 टन पर हेक्टेयर। ओके, आशा होगा साथियों कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।